ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आई है, जहां मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन संयोजक कौन होगा, पीएम उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी भी एक नाम में सहमति नहीं बनी है। लेकिन अभी इसी बीच एक अपडेट हम आपको दें, उससे पहले आपको बता दें कि पीएम के नामों को लेकर जब बार बार सवाल अलग अलग विपक्षी पार्टियों से पूछा जाता है तो इस पर गोलमोल जवाब दिया जाता है। कोई भी खुलकर इस पर बात करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बैठक में इस बात को लेकर हो रही है कि पीएम का उम्मीदवार कौन बनेगा, चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, कन्वीनर कौन होगा। इसको लेकर अभी भी आपको बता दें कि इस मीटिंग में मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक सभी दलों को लेकर सहमति नहीं बनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, इसको लेकर भी इंडिया अलायंस की मीटिंग को लेकर चर्चा में। क्या आज जो बातें निकलकर सामने आई कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या दिसंबर में ही चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि एक देश एक इलेक्शन हो, लेकिन सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया। इसको लेकर अलग अलग तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है। और अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो आखिर किस तरह होंगे। पीएम मोदी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन किस बात के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इनके गठबंधन की गांठ किस बात पर उलझ गई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। इंडिया की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन होगा, वो चेहरा कौन है जिसके भरोसे जनता के बीच जाएगा गठबंधन। अट्ठाईस दलों के नेता क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं पीएम फेस। इंडिया गठबंधन तैयार, फिर संयोजक पर क्यों इंतजार। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सारी पार्टियां शोर मचा रही हैं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि मोदी के सामने इस गठबंधन का पीएम चेहरा कौन होगा। फिर माहौल क्यों बनाया जा रहा है। 28 दलों के इस अलायंस में करीब 1 दर्जन पीएम उम्मीदवार हैं। सब पार्टियां अपने अपने नेता को प्रोजेक्ट कर रही हैं, यानी सभी दल चाहते हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन पीएम पोस्ट के लिए वैकेंसी तो सिर्फ एक है। अब इस पर कांग्रेस का तर्क भी सुन लीजिए। सर, जिस हिसाब से इंडिया की बैठक चल रही है, सबकी निगाहें टिकी हुई, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि नेता को लेकर भी चर्चा होगी कि पीएम पद का दावेदार कौन होगा, सपा हो, ये सबके नाम सामने। ऐसी चर्चा नहीं है। हम अपने अपने जो दल हैं, अपने नेता को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। सबके मन में एक इच्छा और कामना है, अगर वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं वर्कर, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी में कोई करके दिखा दे, कोई एक एनडीए का पार्टनर कह के दिखा दे कि नहीं मोदी जी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो उसी एक दिन के अंदर अंदर उसको एनडीए से बाहर कर देंगे। बीजेपी के खिलाफ मुंबई में महामोर्चा बनकर तैयार है। आपको बताते हैं कि इस गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल हैं। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार गुट, सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीयू, डीएमके, आप, जेएमएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई एमएल, आरएलडी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, एमएमके, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफबी और अपना दल कमेरावादी। इंडिया गठबंधन में दर्जनों ऐसे नेता शामिल हैं जिनका सियासी करियर काफी लंबा रहा है। कई लंबे समय तक अपने राज्य की कमान संभाल रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जिन्हें केंद्र में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। गठबंधन बनने से पहले ही इसमें कई गांठें पड़ चुकी हैं। अब जरा यह भी जान लीजिए कि इंडिया अलायंस में कौन कौन से नेता शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार,
लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, कृष्णा पटेल। अब सवाल है कि मुंबई में महामंथन से क्या निकलेगा? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा? पहले इंडिया गठबंधन का एजेंडा समझ लीजिए। कॉमन लोगो जारी करना, समन्वय समिति का गठन, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, साझा रैलियों का शेड्यूल, यह इन पार्टियों का सबसे जरूरी एजेंडा है। मुंबई की मीटिंग में शामिल पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, सोच भी अलग है। कई पार्टियों का गठबंधन तो कांग्रेस के विरोध की वजह से ही हुआ है। ऐसे में ये पार्टियां किस आधार पर अपना नेता तय करेंगी, वो भी तब जब कई पार्टियों के लीडर्स पीएम उम्मीदवार पद के लिए अपने नेता का नाम आगे बढ़ा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता होते हुए मैं ये कहूँगी कि अखिलेश यादव जी को चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे का निर्णय सभी गठबंधन के इंडिया के दल बैठकर सामूहिक रूप से लेंगे। बाकी हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, जिसको हम मजबूती से निभाएंगे इंडिया के साथ रहकर। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहे हैं। उनके जिस तरीके से उनकी सरकार को गिराया गया, महाराष्ट्र की जनता ने क्या, पूरे देश की जनता ने उनका साथ दिया है। तो हम कार्यकर्ता होने के नाते और जिस तरीके से हम उनकी संवेदनशीलता देख रहे हैं, उनकी भागीदारी देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले। प्रियंका चतुर्वेदी भले ही उद्धव ठाकरे को पीएम पद के लिए योग्य बता रही हैं, लेकिन संजय राउत तो इंडिया गठबंधन के फैसले से पहले ही अपना फैसला सुना रहे हैं। क्या संजय राउत को संकेत मिल गया है कि किसे इस अलायंस की कमान मिलने जा रही है? राहुल गांधी इस देश के अनडिस्प्यूटेड नेता हैं। तो क्या वो मेन लीडर राहुल गांधी इस देश के एक निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड नेता है। लोगों ने उनको अपना नेता माना है और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा ये सबसे महत्वपूर्ण उनका पड़ाव रहा। वापस राहुल जी की यात्रा शुरू होने की बात मैं सुन रहा हूँ। राहुल जी से लोग प्यार करते हैं, राहुल जी के लीडरशिप में देश काम करना चाहता है। राहुल गांधी अभी इंडिया गठबंधन का चेहरा नहीं होने जा रहे, लेकिन ये पहले ही लग रहा था कि दूसरी पार्टियां राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस का अपना जनाधार तो ना के बराबर है। इन राज्यों में लोकसभा की 201 सीटें हैं, यानी 35% से अधिक सीटें। यहां कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों के सहारे है। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। आखिर एक सीट जीतने वाली कांग्रेस को अखिलेश यादव ज्यादा सीट क्यों देंगे? खुद राहुल गांधी अमेठी से अपनी सीट हार चुके हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती और 31 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, लिहाजा पार्टी 36 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई, जबकि 3 सीटों पर उसके प्रत्याशी रनर अप रहे। ऐसे में अखिलेश यादव 4 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। बीएसपी फिलहाल इंडिया गठबंधन में नहीं है। 2019 में उसने 10 सीटें जीती और 27 पर दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में उसकी दावेदारी 37 सीटों पर है। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी का खाता तो नहीं खुला, लेकिन 3 जगहों पर उनके उम्मीदवारों ने दूसरा पायदान हासिल किया, यानी उनका दावा
3 सीटों पर है। मायावती भले ही अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें लाने की कोशिश जारी है। अगर वो इसमें शामिल नहीं भी होती तो अखिलेश यादव कांग्रेस को 4 सीटों से ज्यादा देंगे, लगता नहीं है। हालांकि कांग्रेस 2014 और 2019 चुनाव के आधार पर 19 सीटों पर दावेदारी कर रही है। 2019 चुनाव में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट ही जीत पाई, लेकिन अमेठी, फतेहपुर सीकरी और कानपुर में पार्टी दूसरे नंबर पर रही। लेकिन 11 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर थी और पार्टी को यहां हर सीट पर 1 लाख से अधिक वोट हासिल हुए। 2014 में भी पार्टी ने रायबरेली और अमेठी की सीट जीती और 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। प्रतापगढ़ में 1.38 लाख वोट मिले थे। बाकी तीनों लोकसभा सीटों पर पार्टी 1.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही। 2014 में भी कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यूपी में फूलपुर और सलेमपुर की सीटें मांग सकती है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ये भी तय है कि यहां अखिलेश यादव ही गठबंधन को लीड करेंगे। कि कौन होगा ये 1 मिनट में तय कर लिया जाएगा। लेकिन वही तो बड़ा सवाल है ना सर, कौन होगा? कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन हमारी पार्टी कोई क्लेमेंट नहीं। यूपी के बाद बिहार की सियासत में भी कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला था, लेकिन वो 18 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। लिहाजा इस बार वो 18 सीटों की उम्मीद कर रही है। नीतीश की पार्टी ने 2019 में 16 सीटें जीती और 1 सीट करीबी अंतर से हार गई। उधर कांग्रेस के खाते में तो सिर्फ 1 सीट आई, लेकिन 8 सीटों पर वो रनर अप रही। इस बार भी 9 सीटों की मांग कर रही है। वहीं महागठबंधन को लेफ्ट पार्टियों को भी मैनेज करना पड़ेगा। बिहार में नया फॉर्मूला ये हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस को 4 जबकि लेफ्ट पार्टियों को 1 सीट दी जाए। अगर पप्पू यादव और मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो आरजेडी और जेडीयू अपने अपने कोटे से उन्हें 1 सीट दे सकती है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी भले ही साथ हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में एक दूसरे से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युवकों को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। हम इस समय मुंबई के विलेपाले स्थित वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर इंडिया मांगे नीतीश कुमार नाम की पोस्टर लगे हुए हैं और ये पोस्टर विधायक कपिल पाटिल की तरफ से लगाया गया है, जो जदयू के महासचिव भी हैं। और इस तरह की के पोस्टर अगर आप देखें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आपको कई जगहों पर दिखाई देगा। और इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा यहाँ पर बैनर पोस्टरबाजी आपको दिखाई देगी। हाईवे के दोनों तरफ सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के इस समय बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर नाम टॉस किया जा रहा है उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से कि देश मांगे नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल में भी हालात अलग नहीं है। कांग्रेस की सियासी जमीन यहां से दरक चुकी है। 2019 का चुनाव देखें तो टीएमसी ने 22 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 19 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में ममता का दावा 42 में से 41 सीटों पर है। कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीती थी, जबकि लेफ्ट पार्टियों का खाता नहीं खुल सका था।
2019 चुनाव के आधार पर बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नहीं देगी। वहीं इंडियन गठबंधन में शामिल लेफ्ट दलों की क्या भूमिका होगी, ये भी समझना दिलचस्प रहने वाला है। हमने ऐसा कोई बात किसी का बारे में नहीं कहा, बिकॉज वी ऑल आर द सेम एंड वी आर द मेंबर ऑफ दिस इंडिया फैमिली, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया फैमिली एंड सो वी वांट टू सेव आवर कंट्री। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है, हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं। अब उस महाराष्ट्र का भी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं जहां इंडिया गठबंधन के नेता मोदी को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 में एकजुट शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी, जबकि 3 पर वो दूसरे नंबर पर रही। वहीं कांग्रेस ने सीट तो सिर्फ 1 हासिल की, लेकिन 22 सीटों पर उसने सेकंड पायदान हासिल किया, यानी कांग्रेस 23 सीटों पर दावेदारी करेगी। उधर शरद पवार की एनसीपी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया और 15 सीटों पर उसे दूसरा स्थान मिला। उसका भी दावा सीटों पर है। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें, तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। हम देश की आवाज आगे लेके जाना चाहते हैं, ये संविधान की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो हमारे संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आप विषय निकाल रहे हैं, कन्वीनर हो या कोई हो, इसमें दिलचस्पी किसी को नहीं है। हम देश की आवाज सुनना चाहते हैं, देश की आवाज वहाँ पार्लियामेंट में लेके जाना। तमिलनाडु में यूपीए ने 2019 में शानदार प्रदर्शन किया था। गठबंधन ने 38 सीटें हासिल की थी। यहां डीएमके ने 20 सीटें लड़ी और सभी पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीत ली। यानी इस बार भी कांग्रेस 9 सीटों पर दावा कर सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा था कि इंडिया गठबंधन ने 450 सीटों की पहचान कर ली है। माना जा रहा है कि नीतीश ने 2019 चुनाव परिणाम के प्रदर्शन को आधार बनाकर रनर अप फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की बात रखी है। लेकिन सवाल यह है कि उस फॉर्मूले से फायदा किसका होगा, कांग्रेस या क्षेत्रीय दल? ये किसके लिए ज्यादा मुफीद होगा? इसे समझने के लिए 2019 चुनाव के आंकड़ों को समझना होगा। कांग्रेस ने पूरे देश में 422 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी के 209 कैंडिडेट दूसरे और 99 तीसरे नंबर पर रहे थे। रनर अप फॉर्मूले को आधार बनाया जाए तो कांग्रेस के हिस्से में 261 सीटें आएंगी। वहीं टीएमसी ने पूरे देश में 63 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया और 22 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन टीएमसी के 19 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे टीएमसी इंडिया गठबंधन में 41 सीटों की मांग करेगी। उधर जेडीयू ने पूरे देश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीती और 1 पर दूसरा पायदान हासिल किया। वहीं आरजेडी 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। यानी इस फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग होती है तो 16 सीटें जीतने वाली जेडीयू 17 और 0 सांसदों वाली आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये भी समझते हैं कि रनर अप फॉर्मूले से दूसरी पार्टियों को क्या मिलेगा। सीपीआईएम को 16, सीपीआई को 6, आम आदमी पार्टी को 3, राष्ट्रीय लोकदल को 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, सीपीआईएमएल को 1, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा पेच भी यही है। ममता बनर्जी शुरू से ही कांग्रेस को 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहती रही हैं, लेकिन रनर अप फॉर्मूले से कांग्रेस को 261 सीटें मिल रही हैं। जिस आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, उसके हिस्से सिर्फ 3 सीटें ही आएंगी, तो लेफ्ट पार्टियों को पश्चिम बंगाल में 1 भी सीट नहीं मिलेगी। लिहाजा ये फॉर्मूला आप, पीडीपी और लेफ्ट पार्टियां मानेंगी, ये मुश्किल है।
28 दलों का इंडियन गठबंधन तो बन गया, लेकिन नेता कौन होगा, संयोजक कौन होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा कोई चेहरा स्वीकार करेगी और क्या दूसरे दल राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? इनका जवाब अभी नहीं मिल पाया है। बस इतना साफ है कि ये गठबंधन सिर्फ मोदी को हराने के लिए बना है, लेकिन ये कैसे होगा, ये इस अलायंस के नेता भी अभी नहीं जानते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।